हेलो एवरीवन। आज हम आईबी के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें ये आइडिया मिल पाएगा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसा आया था और हम उसके अनुसार आगे की अपनी तैयारी कर सकते हैं। टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, जिसमें 10 क्वेश्चन लगभग आसान होता है और जो 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होता है थोड़ा बहुत हार्ड होता है, और जो 5 क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है ज़्यादा, और थोड़ा सा लेंदी और कैलकुलेटिव क्वेश्चन वो हमारे आता है। तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं आज से। हमने ये जो लास्ट ईयर 8 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो हम पहले शिफ्ट के पेपर लेकर आए हैं आज, और हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के। A train travels at a speed of 72.6 किलोमीटर पर आवर. How many kilometers will it travel in 15 minutes? क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो 72.6 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 15 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हमारे पास स्पीड है हमारे पास 72.6 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास टाइम है 15 मिनट। टाइम 15 मिनट है। 50/60, 1/4 आवर। टाइम जो हमारे पास हो गया 1/4 आवर। आपसे डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है हमारा? स्पीड इंटू टाइम। 72.6 इंटू 1/4। 18 4 जा 72.15। हमारा आंसर था डी। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, हमने क्वेश्चन शिफ्ट किया है, थोड़ा सा आसान है, फिर धीरे धीरे हम टफ लेवल पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर्म ए सास्क फिल्ड विद वाइन, 108.75 liter are first drawn and replaced with water. From this mixture, 87 liter are drawn and replaced with water. The ratio of wine and water in the cask is now 3:2. एक सास्क है, सिंपल, उसमें वाइन से कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है। एक सास्क है हमारा, एक सास है, कोई भी बर्तन है जो हमारा पूरा वान पानी से भरा हुआ है। इसमें पहले 108.75 लीटर वाटर निकाला जाता है, और फिर उसमें पानी डाला जाता है। फिर से दोबारा 87 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, और फिर उतना ही पानी रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब हम जितना वाइन निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिला रहे हैं। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम फिक्स्ड हुआ, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल। अगर मैं बोलूं फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इज इक्वल टू 1 - C1/X1। C1 वो होता है जितना पार्ट हमने पहली बार में निकाला है, इंटू 1 - C2/X। सॉरी, यहाँ पे एक्स ही होगा, जो कैपेसिटी था। मतलब फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी 1 - C1/X इंटू 1 - C2/X। ये जो पहली बार निकाला था ये हमारा क्वांटिटी। C1 क्या होता है? जितना पार्ट हमने फर्स्ट टाइम में निकाला है। C2 होता है, वो होता है जितना हमने सेकेंड टाइम में निकाला है। तो देखो यहाँ पे जो रेशियो बचा है फाइनल में, वो 3:2 है। मतलब फाइनली जो वाइन बच रहा है वो 3 बच रहा है। और टोटल कितना था? टोटल हमारा 5 ही होगा, क्योंकि टोटल कैपेसिटी चेंज नहीं होगा। 3:2 में वाइन और वाटर का रेशियो 3:2 है, मतलब जो टोटल कैपेसिटी होगा वो 5 होगा। तो अब जो वाइन बचा हुआ कितना है? 3 है। 3/5 इज इक्वल टू 1 - पहले हमने कितना निकाला? 108.75 निकाला है। टोटल कैपेसिटी हमें नहीं पता। सेकेंड टाइम हमने 1 - 87 का टोटल कैपेसिटी हमें नहीं पता। हम इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक क्वाड्रेटिक बनेगा और फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम क्यों ना कुछ थोड़ा सा ऑप्शन से हेल्प ले, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे जो फाइनल रेशियो है 3:2 है। इसका मतलब टोटल कैपेसिटी 5 था, तो जो टोटल कैपेसिटी होगा 5 के मल्टीपल में होगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे है जो 5 के मल्टीपल नहीं है। ये 5 2 2 और 3 4 8, ये दोनों इसका आंसर हमारा नहीं हो सकता।
बच के हमारे पास 470, ये भी 5 का मल्टीपल है, एंड 435, ये भी 5 का मल्टीपल है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 435 आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3/5 इज इक्वल टू 1 - 108.75 अपॉन 435 इंटू 1 - 87 अपॉन 435। ये हमारा 5 से कैंसिल आउट हो रहा है। ये कितना से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसे जो 108 है, इसे हम 108 प्लस 75/100 लिख सकते हैं। और 25 3 जा 25 4 जा 108 430, मतलब ये 435/4 है। दैट मीन ये हमारा 4 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5, ये हमारा आ गया 3/4। और ये हमारा आ गया 4/5। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 3/5। 3/5 आ गया, जिसका मतलब आंसर जो था हमारा वो 435 का था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूं। तो कभी कभी इस क्वेश्चन में रिपीटिशन वाले क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 - C/x टू दी पावर एन। एन हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स रिपीटेशन कर सकते हैं, और इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What would be the annual interest occurred on a deposit of 24,550 50 in a bank that paid 22% per annum rate of simple interest? मतलब 24,550 का 22% से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो बहुत आसान है ये। सिंपल हो जाएगा हमारे पास 24,550 का 22%। 24,550 इंटू 22/100। 10 से 10 कैंसिल आउट। 2 11 जा 2 5 जा 5, सॉरी, 5 4 जा 24। 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 4। 5 4 जा 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 1 जा 4। 491। 491 इंटू 11, हमारा यूनिट आंसर हो गया बी। 1 1 जा 1 हो जाएगा, यूनिट मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, शायद समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एकदम आसान से 10 क्वेश्चन लगभग लगभग बहुत ही बेसिक होता है, 4 5 क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, और 1 2 क्वेश्चन ठीक ठाक एवरेज से होता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। इफ द प्रॉफिट इज 40% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ गिवन है 28 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं यहां से सीपी और एसपी का निकालू रेशियो, तो ये हमारा आ जाएगा x/28। बट अगर मैं प्रॉफिट परसेंट से रेशियो निकालूं, 40% हमारा क्या होता है, 2/5। 2/5, 2/5 होता है। अगर सीपी हमारा 5 हो जाएगा, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 7। 5 सीपी है, 2 की प्रॉफिट, 7 हो गया। अगर मैं दोनों कंपेयर करूं, तो 7 यूनिट इजकल टू 28 है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। और सीपी पूछा है और वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20। और ये हमारा आंसर हो गया 20। बहुत आसान सा था क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर एग्जिस्ट सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एंड HCF। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी दो ऐसे नंबर है जिसमें एक्स बड़ा है वाई से, और उन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट और HCF को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 होगा।
इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। अगर हम एक थोड़ा सा एक बात समझते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर का रेशियो एज टू बी है, अगर कोई भी दो नंबर का रेशियो एज टू बी है और उसका एच सी एफ अगर एच है, तो जो नंबर्स होता है वो नंबर्स होता है एच ए एंड एच बी। एच ए एंड एच बी होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 12 एंड 16 में अगर कोई भी दो नंबर ले लो, तो इसका एच सी एफ कितना होगा? इसका जो एच सी एफ होगा वो हमारा हो जाएगा 4। तो अगर मैं दोनों का रेशियो निकालू 12 और 16 का, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, 3:4 का रेशियो आ रखा है। और अगर सिंपल एच से कितना है 4, 4 से मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही नंबर आ जाएगा। तो अगर कोई सा भी दो नंबर का रेशियो पता हो हमारे पास और एच सी एफ पता हो, तो अगर हम रेशियो में एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें वो नंबर मिल जाता है। थोड़ा सा बात करें, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं कि जो दो नंबर है उसका रेशियो ए और बी है। अगर मैं कोई, यहाँ पर मान लेते हैं हम कि भी कोई भी दो नंबर है उसका रेशियो ए और बी है। अगर रेश जो दोनों नंबर है वो ए और बी के रेशियो में, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा एच ए, और जो सेकंड नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा एच पी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स इंटू वाई इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू 2520, 2520। एक्स हमारे पास क्या है? एच ए। वाई हमारे पास क्या है? एच बी है। और एच सी एफ हमारा एच है। इसका मल्टीप्लाई 2520 है। इसमें अगर ब्रेक करूं तो 252 इंटू 10 हो जाएगा। अगर मैं इसे अगेन ब्रेक करूं तो पहले तो ये एच का क्यूब ए बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, टू हटाऊं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 इंटू 10। 2 इंटू 2, अगेन मैं इसे हटाऊं, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। दैट मीन 2 का क्यूब इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 हो गया। एच का क्यूब ए बी इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया हमें 2 का क्यूब इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। इसका मतलब एच जो हमारे पास कितना आ गया, अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों का, तो एच कितना हो गया 2। और ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 5। अब यहां से हम कितने पेयर बना सकते हैं? क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं, कितने पेयर बना सकते हैं? तो देखो, एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है, तो अगर मैं इन दोनों को साथ ले लूं पहले, अगर मैं इन दोनों का साथ ले लूं तो एक नंबर बन सकता है 63 इंटू 5। एक नंबर ये बन सकता है। अगर मैं बात करूं, एक बार ये ले लूं, 9 इंटू 5 ले लूं, तो 9 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 45। तो एक नंबर हमारा हो सकता है 45 इंटू 7, एक ये बन सकता है। अगर मैं एक और की बात करूं, तीसरे नंबर, तो 9 7 हो गया, 7 इंटू 5। अगर मैं 35 इंटू 9 लूँ तो एक नंबर ये बन सकता है। एक ये भी तो बन सकता है, 9 इंटू 7 इंटू 5, वन पेयर हो गया, और इंटू वन। तो टोटल जो इसके आंसर होगा, क्वेश्चन क्या पूछा था आपका, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं? तो टोटल हम ऐसे चार नंबर बना सकते हैं, 63 इंटू 5, 45 इंटू 7, 35 इंटू 9, और ये सारे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आई थिंक समझ में आ गया हो। नहीं समझ आता आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एवरेज से आया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड इज 27। इफ वन फ्रेंड लीव्स द ग्रुप, द एवरेज बिकम्स 25 years। फाइंड द एज ऑफ द फ्रेंड हु लेफ्ट द ग्रुप। 10 लोगों की ग्रुप है जिसका एवरेज 27 है। अगर एक फ्रेंड ग्रुप को छोड़कर चला जाता है तो उसका जो एवरेज हो जा रहा है वो 25 हो रहा है। तो जो दोस्त ने ग्रुप को लेफ्ट किया है उसका एज क्या है? देखो, इसका हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है, आपको पता है जो एवरेज होता है, जो हमारा एवरेज होता है सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। सब एवरेज हमारा क्या होता है? सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो मैं अगर मैं यहां से निकालू सम, तो हमारा सम क्या हो जाएगा?
सम हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर हमारा हो जाएगा सम। तो 10 लोग था, 10 फ्रेंड थे, और उसका जो एवरेज था, 10 फ्रेंड का एवरेज है वो 27 है। तो अगर मैं एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मिल जाएगा, सम। हमें क्या मिल जाएगा, सम। ये 270 हो गया। ये 10 फ्रेंड, ये जो हमारा 10 फ्रेंड था, 10फ्रेंड का जो एज को अगर मैं सम करूं तो कितना था, 270 था। अब एक फ्रेंड हमारा ग्रुप छोड़कर चला गया, लेफ्ट हो गया। अब हमारा फ्रेंड बच गया 9, और इसका जो एवरेज है वो 25 है। अब जो 9 फ्रेंड है उसका सम कितना होगा एज का, तो 9 पंचे 45, 9 दूना 18, 4 22, 225 हो गया। तो 10 लोगों का जो सम था वो 270 था, और 9 लोगों का जो सम है वो 225 है। तो जो 10th ग्रुप पर्सन जो छोड़ के गया है उसका एवरेज कितना होगा, 45। 10 से 5 गया 5, 6 से 2 गया 4, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। 10 फ्रेंड का जो एवरेज था वो 27 था, और जब एक फ्रेंड ग्रुप को छोड़ के जा रहा है, जब एक फ्रेंड ग्रुप को छोड़ के जा रहा है, तो एवरेज हो जा रहा है 25। मतलब उसके एवरेज में 2 की कमी हो जा रहा है, मतलब बाकी 9 फ्रेंड से वो 2 2 लेके जा रहा है। तो जो 10th व्यक्ति है उसके पास 27 था, और बाकी 10 में से 9 से वो 2 2 लेके गया। तो 27 + 18, और हमारा हो जाएगा 45, एंड दैट्स द आंसर। हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसको हम प्रॉपर वे से भी मैंने बता दिया आप लोगों को, इसको मैं शॉर्ट मेथड से बता दिया कि कैसे हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। If the numerator of a fraction is increased by 25% and the denominator is decreased by 10%, the value of the new fraction becomes 25 upon 24, then find the original fraction। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था ये। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 25% बढ़ा दिया गया है, और इसके डिनोमिनेटर को 10% घटा दिया गया। अब जो फ्रैक्शन हो गया वो 25/24 हो गया। हम मान लेते हैं कि वो जो फ्रैक्शन था वो x/y था। अब जो न्यूमरेटर है उसको 25% बढ़ाया गया, इसका मतलब 125% हो गया। और जो न्यूमरेटर है उसको 10% डिक्रीज किया गया है, इसका मतलब ये 90% हो गया है। और ये जो न्यू फ्रैक्शन हमारा हो रहा है वो हो रहा है 25/24। 25 पंचे 125, 18 पंचे 90, 6 तिया 18, और 6 चौक 24। तो हमारा जो x/y आ गया, ये आ गया 3/4। दैट मीन x और y का रेशियो पूछा है, और 3:4, डी इज हमारा करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36, 108 एंड 156। आपको पूछा जा रहा है 36, 108 एंड 156 का रेशियो। देखो एचसीएफ वो होता है, इन तीनों का एचसीएफ वो नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड करे, जो तीनों को हमें डिवाइड करे सिर्फ, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर मैं इसको 2 3 तरीके हो सकता है, मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ। एक ऑप्शन से अगर मैं करूँ, तो ऑप्शन से वह नंबर इसका एचसीएफ होगा जो इन तीनों संख्या को डिवाइड कर कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर मैं 12 से बात करूं तो 12 से 36 डिवाइड होता है। 12 9 जा 108, ये भी डिविजिबल है। और 12 12 12 36, ये भी डिविजिबल है। मतलब 12 इसका एचसीएफ हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट चेक करूं 36 की, तो 36 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, 36 से आपका 36 डिविजिबल है, 36 से 108 डिविजिबल है। बट 36 से 156 डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जो 36 होता है वो होता है 9 × 4, 9 × 4। और ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका डिजिट सम 6 5 11 12, 12 इसका डिजिट सम 12 है। अगर कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल होता है, 9 से डिविजिबल होता है, तो उसका डिजिट या तो 9 होगा या तो 9 का मल्टीपल होगा। तो इसके अंदर 36 नहीं हो सकता है। बच गया हमारा 16, 9, तो ये 9 भी कैंसिल, और हमारा इससे भी डिविजिबल नहीं है। तो हमारा जो आंसर बच गया वो 12। क्या हो गया हमारा, 12। एक और तरीका होता है इसका निकालने की, दिखा बात करते हैं थोड़ा सा। देखो जो नंबर है हमारे पास, जो हमारे पास नंबर है वो 36 है, 108 है, एंड 156 है। जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो, अगर डाटा बहुत बड़ी है तो ये तरीका बहुत बढ़िया होता है। जो एचसीएफ होता है वो तीनों को डिवाइड करे कंप्लीटली। तो हमें क्या करना है, जो दो बड़ी डिजिट है उसका डिफरेंस ले लेना है।
हमें इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस दिख रहा है 48, इसका डिफरेंस 48 हो गया। तो इसका जो एचसीएफ होगा या तो 48 होगा या 48 का फैक्टर होगा। 48 का वह फैक्टर जो 36 को 48 का वह फैक्टर जो 36 को कंप्लीटली डिवाइड करे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 48 का वह फैक्टर 4 × 12 है। 12 वो लार्जेस्ट फैक्टर है जो 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12। तो जब डाटा बड़ी हो, बड़ी बड़ी संख्या हो, तो ये तरीका से आप बहुत आसानी से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा, 2 to the power 10 is the smallest natural number having exactly 11 factors. 2 to the power 11 is the smallest natural number having exactly 12 factors. And 2 to the power 12 is the smallest natural number having exactly 13 factor. थोड़ा सा फैक्टर की मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पाएंगे। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर 1 है, तो ये जो नंबर इसका जो फैक्टर हो सकता है कितना हो सकता है, जो 2 का जो फैक्टर होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अगर मैं 2 की पावर 2 की बात करता हूँ, ये आ जाएगा 4। अब 4 का फैक्टर कितना हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो हमारा 4 होगा। अगर मैं 2 की पावर 3 की बात करता हूँ, ये हो जाएगा 8, और इसका फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 8 होगा। अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 4 की, ये हो जाएगा 16। इसका फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 8 होगा या तो 16 होगा। तो देखो, अगर 2 to the power 1 है तो इसका कितने फैक्टर आए, 2। अगर 2 to the power 2 है, इसके कितने फैक्टर आए हमारा, 3। 2 to the power 3 है, इसके कितने फैक्टर आए हमारा, 4। 2 to the power 4 है, हमारा कितने फैक्टर आया, 5। मतलब अगर 2 की पावर कोई भी प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर की पावर अगर 1 है तो उसके कितने फैक्टर होते हैं, 2। 2 है, कितने फैक्टर होते हैं, 3। अगर 3 है, कितने फैक्टर होते हैं, 4। अगर 4 है, कितने फैक्टर होते हैं, 5। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है 2 to the power 10 का एग्जैक्टली कितना फैक्टर होगा, 11, ये बात सही है कि अगर 2 to the power 10 है तो इसे कितने फैक्टर होगा, एक ज्यादा, पावर से एक ज्यादा, 11 फैक्टर होगा। अगर 2 to the power 11 है तो कितने फैक्टर होगा, 12 फैक्टर होगा, ये बात भी सही है। अगर 2 to the power 12 है तो कितने फैक्टर होगा, 13। ये फैक्टर की बात तो सही है, बट यह क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, क्या वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, ये बातें कर रहा है। तो अगर आप ये बात समझ में आ गए हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है, इसकी वैल्यू होता है 8, इसे कितने फैक्टर होंगे, आप बोलोगे 1, 2, 4 और 8, 4 फैक्टर है। अगर मैं एक छोटा सा संख्या ले रहा हूँ 6, और 6 का फैक्टर होगा 2 × 3, तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, तो 2 × 2, इसका फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा 6 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका फैक्टर 4 है, और 8 भी एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर 4 है। बट क्या ये सबसे छोटा है, क्या सबसे स्मॉलेस्ट है, तो नहीं। 8 से छोटा डिजिट क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। तो हमें से याद रखना, इस क्वेश्चन में बहुत आप देख के आंसर लगा सकते हो कि अगर फैक्टर 2 to the power फैक्टर में अगर फैक्टर जो इवन नंबर बन रहा है, अगर जैसे यहाँ फैक्टर इवन नंबर बना है, तो वो फिर गलत होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता है। लेकिन अगर फैक्टर आपको ऑड नंबर बने, जैसे मैं बोलूंगा 2 to the power 5, इसका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा, 2 to the power 5 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा वो होगा 6। तो क्या ये सबसे छोटा डिजिट नेचुरल नंबर होगा जिसका फैक्टर 6 होगा, नहीं, गलत। इससे भी छोटा हमारा बन सकता है। लेकिन अगर 2 to the power 4 है, तो इसका जो टोटल फैक्टर बनेगा, इसका जो हमारा टोटल फैक्टर बनेगा, इसका टोटल फैक्टर हमारा हो जाएगा 5। और अगर टोटल फैक्टर क्या है, ये ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर बन गया है, इसका मतलब हाँ, ये सबसे छोटा होगा। तो बहुत आसान होता है जब भी ऐसे क्वेश्चन करो प्राइम नंबर में, और अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑड में आए तो वो सबसे छोटा होता है, टोटल फैक्टर अगर इवन में आए तो नहीं, उससे छोटा नेचुरल नंबर भी हमारा हो सकता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2 to the power 10 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 11 फैक्टर्स, बिल्कुल सही है। 2 to the power 10 है, 2 to the power 10 हमारे पास और 11 फैक्टर है, और जो फैक्टर है वो ऑड नंबर है, अगर फैक्टर ऑड नंबर है तो सबसे छोटा होगा, मतलब हमारा पहला सही है। दूसरा की बात करते हैं अगर हम, दूसरा 2 to the power 11,
यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 to the power 11 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 12 फैक्टर। यहाँ पे जो फैक्टर है 12 फैक्टर वो इवन नंबर आ गया, इसलिए ये 2 to the power 11 सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा डिजिट, सबसे छोटा नंबर नहीं होगा नेचुरल नंबर, इसलिए सेकंड हमारा गलत है और सेम थर्ड हमारा सही है। तो इसका जो आंसर होगा 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 आर ट्रू बट 72 इज फॉल्स, आंसर नंबर डी। बहुत अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the interest is compounded half yearly, calculate the amount when the principal is 4,000, the rate of interest is 22% per annum and the duration is 1 year। देखो यहाँ पे सीआई निकालना है, बट हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब क्या था, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक साल में टोटल 12 मंथ होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। एक साल में टोटल 12 मंथ होता है, 12 मंथ होता है। और यहाँ पे जो हाफ ईयरली जो पैसे लिया जा रहा है वो हाफ ईयरली जा रहा है, इसका मतलब होता है जो आपको इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो 1 ईयर पे लगाना था एक एक साल पे, वो ना लगा के आपको 6 महीने पे लगाया जा रहा है। जो आपका इंटरेस्ट जुड़ रहा है, जो काउंट हो रहा है, वो 6 महीने पे हो रहा है। तो देखो अगर आपने 1 ईयर की बात हो रही थी, तो 1 ईयर में, अगर आप 1 ईयर की बात करोगे, तो 1 ईयर में आप कितनी बार दे रहे हो इंटरेस्ट, आप 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हो, बट पर 6 मंथ पे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। तो हमारा जो टाइम हो जाता है वो हो जाता है डबल, और रेट हो जाता है आधा। क्योंकि यहाँ देखो, जो रेट हम पूरा पूरी 1 ईयर पे लगा रहे थे, अब कितने पे लगाना है हमें, 6 मंथ पे लगाना है। तो जब भी हाफ ईयरली बोले तो आपको हमेशा याद रखना, टाइम हो जाएगा डबल एंड रेट क्या हो जाएगा, हाफ, आधा। अब क्वेश्चन आपको 8 मंथली भी आ सकता है, 6 मंथली भी आ सकता है, तो रटने से फायदा वो समझ लेना जब भी ऐसे बोला जाएगा तो। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जो प्रिंसिपल हमारे पास 4,000 है, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 4,000 है, एंड रेट है, जो रेट है वो है 22%, एंड टाइम है 1 ईयर। तो मैंने अभी बताया जो रेट हमें मिल जाएगा वो हाफ हो जाएगा 11%, और जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ईयर। 11% और टाइम 2 ईयर है, यहाँ पे क्या लगा हम, सक्सेसिव, सक्सेसिव इंटरेस्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं यहाँ पे। तो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट निकालूं कंप्लीटली 2 ईयर में कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हम जानते हैं, हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, A+B+AB/100, ये सक्सेसिव रेट। अगर एक साल में हमें इतना परसेंट देना पड़ेगा, यहाँ कंप्लीटली 1 है, 11 है, तो 11, 11+11+11/11, सॉरी, × 100, मतलब 22+1.21, 23.21% हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना हमारे पास है, 4,000, तो 4,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट मिलेगा 23.21%। 4,111 4, पहला ऑप्शन है, 4,000 × 21/100 ये इधर से इधर चला, 10 से 10, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इफेक्टिव रेट जो आ जाएगा 23.21%, मतलब अगर हमें एक साथ जो इंटरेस्ट देंगे 1 ईयर में, 23.21% हो जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे सिंपल, तो 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये नोटिस है पहला, 4928, एंड दैट्स द आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था सीआई का, बेसिक कंसेप्ट पे। रोहन परचेज एन आइटम for which there was 13.5% discount offer on the part of the payment made in cash and 6.25% surcharge on the part of the payment made through the credit card. If Rohan would have paid the entire amount in cash, he would have paid rupees Y for the item. But he actually had to pay 40,964 in all for the item, out of which rupees itna was paid cash। ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा। क्वेश्चन बोल रहा है कि
ये हमारा रोहन है। रोहन ने कुछ सामान खरीदा है। रोहन ने कुछ सामान, ये हमारा सामान खरीदा है। उसने कुछ पैसे कार्ड से दिया है और कुछ पैसे उसने कैश दिया है। अगर वह कार्ड से पेमेंट करता है तो उसे 6.25% का सरचार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर वो कैश पेमेंट करता है तो उसे 13.5% का डिस्काउंट मिलता है। अब रोहन ने एक सामान खरीदा और उसने जो पैसे पेड किया है वो 40,964 पेड किया है। उसमें से कुछ पार्ट उसने कार्ड से पेमेंट किया है और कुछ पार्ट उसने कैश से पेमेंट किया है। देखो, अगर इसमें 40,964 है, ये टोटल पेमेंट किया है, उसमें से उसने कैश दिया है 29,064 रुपीज। तो 29,064 रुपीज अगर मैं माइनस कर लूं तो हमारे पास वो पैसे आ जाएगा जो पैसे उसने कार्ड से पेमेंट किया होगा। तो 4009 यहाँ हो जाएगा 00119, 119, 069, 10 हो गए, एक 300। मतलब अगर उसने 29,064 रुपीज कार्ड से पेमेंट, सॉरी कैश पेमेंट किया है, तो 11,900 रुपये उसने कार्ड से पेमेंट किया है। अब कार्ड से उसने पेमेंट किया है 11,900 रुपीज, 11,900 रुपीज। इस पर उसने सरचार्ज भी दिया होगा, कितना परसेंट का, 6.25% का सरचार्ज दिया होगा। मतलब जितना पैसे उसे देना था उससे ज्यादा दिया होगा। और 6.25% क्या होता, तो 6.25% 1/16 होता है। मतलब एक्चुअल में रोहन को 16 रुपीज देना था, एक्चुअल में रोहन को अगर 16 रुपीज देना था, तो वन सरचार्ज दे रहा, उसने कितने रुपए दिया होगा, 17 रुपया दिया होगा। तो देना था 16 रुपीज और दे रहा 17 रुपीज। मतलब 17 यूनिट के बराबर है 11,900। तो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा 17 7 जा 119, तो 700 रुपया। तो 16 यूनिट, 16 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 16 7 112, 11,200 रुपया। मतलब रोहन को देना था 11,200 रुपया, बट दे कितना रहा, 11,900 रुपया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि रोहन अगर टोटल पेमेंट कैसे ही करता तो उसे कितने रुपए देना पड़ते। तो रोहन ने 11,200 रुपया, अगर ये भी बाकी उसने दे चुका है, उसने दे रखा 29,064 रुपीज, वो कैश ऑलरेडी पेड कर चुका है। लेकिन ये जो पैसा था 11,200 रुपया, अगर ये भी वो कैश से पेमेंट करता तो उसे डिस्काउंट मिलता। और डिस्काउंट कितना मिलता, 13.5%। डिस्काउंट मिलता 13.5%। तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो 11,000 का 13.5% निकालोगे तो ये 10% जो हमारा हो जाएगा इसका, 11,200 रुपया, 11,200 रुपया का हमें निकालना है 13.5% डिस्काउंट। तो अगर मैं बोलूँ 10%, 10% कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, अगर मैं 10% निकालूँ तो 1 1। अगर मैं 10% निकाल रहा हूँ तो 1 1, सॉरी, अगर मैं 10% निकाल रहा हूँ तो 1 1 2 0, 10% हो जाएगा। हमारा जो 1% है, 1% जो हमारे पास है, इसका 1% वो 112 रुपया। तो 3% कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 336 रुपया। तो 336 रुपये और प्लस 0.5, तो 0.5 इसका आधा हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 6 जा 12 एंड 2 6, नहीं टू, सॉरी, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 56 रुपीज, 56। 6 6 12, 5 8 2 से 11, 3 1 4 1 5, 6 6 12 के तो हो गया। अब 5 3 8, 6 6 12, तो 5 3 8 2 10 11, 3 1 4 1 5, 1,512 रुपये का उसे डिस्काउंट मिलता। मतलब 11,200 में से उसे 1512 का डिस्काउंट मिलता। मतलब 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8,
ये 6 5 11, 9688। उसे 9688 रुपीज देना पड़ता। कैसे? ऑलरेडी कितना दे रहा है वो? 29064 दे रहा है, और 9688 रुपीज और देना पड़ता। 8 4 12, 8 6 14, एक 15, 6 1 7 9 9 18। 3875 डी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको कि रोहन कोई सामान ले रहा है, और वो दो टाइप से ले रहा है। एक कैश पेमेंट पे ले रहा है, और सम पार्ट वो कार्ड से दे रहा है। अगर वो कैश देता है, कैश पैसे देता है, तो उसे 13.5% का डिस्काउंट हो रहा है। बट अगर वो कार्ड से पेमेंट करता है, तो उसे 6.25% का सरचार्ज देना पड़ता है। रोहन ने टोटल 40,964 पेमेंट किया। उसमें से 29,064 रुपीज उसने कैश दिया था। तो कितना बच गया? तो 40,964 में से 29,000 मैंने माइनस कर दिया, 11,900 रुपये, 11,900 रुपीज उसने कार्ड से पेमेंट किया था। तो इस जो कार्ड से पेमेंट किया है, उसमें से उसे 6.25% का सरचार्ज दिया होगा। मतलब अगर 6.25 पर सरचार्ज 16 रुपीज देना था, तो उसने 1 रुपया चार्ज दिया होगा। तो जो पैसे देना था 16:17 के रेशियो में गिवन था। उसने पैसे दिया 11,900 रुपया। 17 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 11,900। 1 यूनिट इज इक्वल टू 700। 16 यूनिट इज इक्वल टू 11,000 200 सॉरी। अब ये पैसे उसे कैश पे देना है। जब कैश पे देगा, तो 13.5% का उसे डिस्काउंट मिलेगा। टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 1,512 रुपया। टोटल हो जाएगा 1,512 रुपये का डिस्काउंट। मतलब उसने कितने दिए? 9,688 दिया। कैश पहले कितना दे रखा था? 29,064 रुपया। 9,000 और जोड़ दिया, 38,752 रुपया उसने टोटल। अगर टोटल कैश पेमेंट करता, तो उसे 38,752 रुपये देने पड़ते। बहुत आसान सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये थोड़ा सा। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा ये लेंदी है। ऑन ए पर्टिकुलर डे, डैनी, एडविन एंड फहीम सोल्ड 3 टाइप्स ऑफ पेन्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव शॉप्स। 3 लोग हैं, डैनी, एडविन, डैनी डैनी एडविन और फहीम है, जो अपनी दुकान से सामान बेच रहा है। एज ए कॉन्सिडेंस, ईच ऑफ देम सोल्ड एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। However, the number of pens of each type that were sold were all different from one another. Also, the three sellers sold each of types of pens different price of per unit. यहाँ 3 लोग हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। डैनी, एडविन और फहीम 3 लोग हैं, जो तीनों टाइप ए पेन बेच रहा है, टाइप बी बेच रहा है, और टाइप सी बेच रहा है। उसके बाद एसर्शन और रीजन देना है, इसकी बात करेंगे। इफ द पॉसिबल दैट, और क्वेश्चन ये बोला कि तीनों ने सेम टाइप ए का जितना पेन डैनियल ने बेचा है, उतना ही पेन एडविन ने बेचा है, और उतने ही पेन फाइम ने बेचा है। और एसर्सन बोल रहा है, इट इज पॉसिबल दैट डैनी सोल्ड इच पेन ऑफ टाइप ए एट प्रॉफिट 2, इच पेन ऑफ टाइप बी एट ए लॉस 1, एंड इच पेन ऑफ टाइप सी एट ए लॉस 12, एंड मेड ओवरऑल प्रॉफिट 8। अब डैनी बेच रहा है, जो टाइप ए का पेन है वो 2 रुपए की प्रॉफिट पे, जो टाइप बी का पेन है वो 1 रुपए की लॉस पे, और जो टाइप सी का पेन है वो 12 रुपए के लॉस से बेच रहा है। तो उसे जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए का हो रहा है। तो हम एक बात इससे मान लेते हैं कि टाइप एक नंबर ऑफ पेन तीनों का इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि टाइप ए का जो नंबर ऑफ पेन है वो ए है, टाइप बी का बी है, और टाइप सी का सी पे। नंबर ऑफ पेन्स, टाइप ए का कितने पेन बेचा गया? ए पेन बेचा गया। टाइप बी का कितने पेन बेचा गया? बी बेचा गया। और टाइप सी का कितने पेन बेचा गया? सी बेचा गया। तो इट इज पॉसिबल दैट डैनी डैनी बेच रहा है, टाइप ए का ए पेन बेचा है, और इच पे उसे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ कितने प्रॉफिट हुआ होगा? 2 ए। कितने प्रॉफिट हो जाएगा हमारा? 2 ए, क्योंकि एक पे एन, जो टाइप ए का पेन है वो कितना हमने मान रखा, पर एज्यूम कर रखा है ए पेन है वो। नंबर ऑफ पेन्स कितना? ए है। और एक पे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2 रुपीज का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? 2 ए का।
इच पेन टाइप बी एट ए लॉस ऑफ 1 रुपीज। टाइप बी को बेच रहा है वो 1 रुपीज के लॉस पे, तो यहाँ पे कितने लॉस हो जाएगा, बी। तो हमें लॉस हो जाएगा बी रुपीज के लॉस हो जाएगा। फिर टाइप सी का बेच रहा है वो लॉस ऑफ 12, एंड इच पेन टाइप सी एट ए लॉस ऑफ 12। टाइप सी को 12 रुपीज के लॉस पे बेच रहा है, और उसे ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट इज 8। अब एडविन की बात करते हैं। एडविन सोल्ड इच पेन ऑफ टाइप ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 2। एडविन ने बेचा ए को 2 रुपए के प्रॉफिट पर, एंड इच पेन ऑफ टाइप बी एट लॉस ऑफ 6 रुपीज। 6 रुपीज को बी को बेच रहा है, एंड इस टाइप ऑफ टाइप सी 6 रुपीज लॉस। सी को भी वो 6 रुपीज के लॉस से बेच रहा है, एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 14, और उसे 14 का प्रॉफिट हो गया। देन फहीम सोल्ड इट्स पेन ऑफ टाइप ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 1। फहीम ए को बेच रहा है ए रुपए के प्रॉफिट पे, बी को बेच रहा है 1 रुपीज के प्रॉफिट पे, एंड सी को बेच रहा है एट ए लॉस ऑफ 3 रुपीज, एंड सी को बेच रहा है 3 के लॉस पे, एंड उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 27 रुपीज। ये हमारा बोल रहा है एसर्शन। अब रीजन की बात करते हैं। फार्मिंग एंड सॉल्विंग द थ्री पॉसिबल लीनियर इक्वेशन विल फाइंड दैट वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। बहुत, ये हमारा रीजन सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर जो ये बोल रहा है उस तरह से अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करूं, तो तीनों को, अगर मैं इसे फॉर्मिंग एंड सॉल्विंग द थ्री पॉसिबल, अगर मैं इसे सॉल्व करके निकालूंगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो जैसे 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन भी है, तो इसका अलग अलग सोल्यूशन जरूर आएगा। बट क्या असर्शन सही है? क्या वो बोल रहा है कि सबने बराबर बेचा, इतने प्रॉफिट हुआ इतने लॉस हुआ, क्या ये सही है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड, और ये हमारा थर्ड है। तो फर्स्ट से अगर मैं सेकंड को माइनस करूं, 2a - 6b -6c इज इक्वल टू 14। अगर मैं माइनस करूं, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। 6b, ये हमारा हो जाएगा 5b -6c इज इक्वल टू माइनस का 6। और अगर मैं थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड थर्ड को माइनस करूं, तो ये हमारा हो जाएगा 2a। ये मैं देखूं, अगर मैं 2a - 6b -6c इज इक्वल टू 14 है, और 2a + 2b - 3c, सॉरी सॉरी, डबल 2a 2b, यहाँ 6 हो जाएगा। 2a 2b - 6c इज इक्वल टू 54। 27 × 2 = 54। अगर मैं माइनस कर दूं इसको, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 2a से 2a कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 और 2 माइनस का 8b इजिकल टू माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, b इजिकल टू आ जाएगा 8 5 जा 40। b इजिकल टू आ गया 5। मतलब नंबर ऑफ जो बी पेन है वो कितना बेचा गया था, 5 बेचा गया था। अब अगर मैं इस v का वैल्यू इसमें रख दूं, 5b - 6c - 6 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इस 5 × 5 - 6c इज इक्वल टू -6 आ गया। तो 25 - 6c इज इक्वल टू -6। तो -6c इज इक्वल टू माइनस का 31। c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 31/6। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। हम पेन को बेच रहे हैं, और पेन को हम आधा नहीं बेच सकते, फ्रैक्शन में नहीं बेच सकते। और हमने यहाँ जो पेन को मानेगा, सी टाइप पेन जो बेचा गया वो कितना बेचा गया, सी नंबर ऑफ पेन है, सी नंबर ऑफ पेन है, और सी हमारा क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो डाटा दिया गया वो गलत दिया गया है, इसलिए एसर्शन जो है वो हमारा गलत है। रीजन सही है, रीजन तो बोला है फॉर्म करोगे तो इक्वेशन बनेगा, अलग अलग बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एसर्शन गलत है और रीजन सही है।
अब देखिए, असर्शन ट्रू ओरिजिन फॉल्स गलत, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू गलत, क्योंकि असर्शन गलत है और रीजन हमारा सही है। बोथ असर्शन रीजन ट्रू नहीं, असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू बिल्कुल सही है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, कर सकते थे इसको क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a shop sells only steam momos and fried momos on a particular day. The ratio of number of steam momos and fried momos sold from that shop was 5 is to 4. How many steam momos were sold from the shop on that day? क्वेश्चन है कि एक दुकान है, एक शॉप है, जहां पे स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमो बेचा जा रहा है। एक दिन जो बेचा गया स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज, उसका जो रेशियो है 5:4 है। तो कितने मोमोज बेचा गया, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और दोनों से ये पता लगाना है कि क्या जो टोटल नंबर ऑफ मोमोज बेचा गया वो कितना बेचा गया, कितना मोमोज बेचा गया ये निकालना है। उसके लिए क्या दोनों इक्वेशन चाहिए, या कोई एक चाहिए, या दोनों से नहीं आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूं तो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टीम मोमोज वर डबल्ड, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टीम मोमोज एंड फ्राइड मोमोज सोल्ड फ्रॉम दैट शॉप वुड बिकम 5:2। सही है। जो रेशियो था 5:4 में है हमारा स्टीम मोमोज, जो हमारा मोमोज है, किसमें बोला गया, स्टीम मोमोज एंड फ्राई मोमोज है, वो किस रेशियो में है, तो 5:2 रेशियो में, 5:2 में है। बोले अगर स्टीम को डबल कर दे तो हमारा 10, सॉरी 5:4 में था, 5:4 में था। अब बोल रहा है अगर स्टीम को मैं डबल कर दूं तो इसका जो रेशियो हो जाएगा, इसका जो रेशियो हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, रेशियो 5:2 हो गया। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन इसमें यह पूछा है कि कितने मोमोज बेचा गया, नंबर ऑफ मोमोज पूछ रहे हैं। तो क्या इससे हम ये निकाल पा रहे कितना बेचा गया, नहीं। अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है उससे हम नंबर ऑफ मोमोज नहीं निकाल सकते। अगर मैं सेकंड की बात करूं, इफ द नंबर ऑफ फ्राइड मोमोज सोल्ड वाज एटलीस्ट 13 more while the number of steam momos sold stayed the same, then the number of fried momos sold would have been more than number of steam momos। देखो यहाँ पे भी ना, यहाँ हमारे पास दोनों में रेशियो पता है, रेशियो पता है। अगर या तो स्टीम कितना बेचा गया ये बोला होता, या तो फ्राइड कितना बेचा गया, या कितना कम बेचा गया, कितना ज्यादा बेचा गया यहाँ बोला होता। यहाँ बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 13 मोमोज मोर बेचा गया, तो एटलीस्ट 13 मोर ज्यादा भी हो सकता। तो यहाँ पे जो ये जो नंबर है वो वेरिएबल फॉर्म में है। तो अगर वेरिएबल फॉर्म में है तो इससे भी हम ये निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना मोमोज बेचा गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कितने मोमोज बेचा गया, इसके लिए ना तो हम स्टेटमेंट वन से निकाल सकते हैं और ना ही तो सेकंड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा, द डाटा स्टेटमेंट वन नॉट सफिशिएंट, आंसर बी आंसर होगा। द डाटा इन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बोथ टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। दोनों मिला के भी हम दोनों मिला के भी हम कितना मोमो बेचा गया ये हम नहीं निकाल सकते। आसान से क्वेश्चन था, समझने वाले क्वेश्चन। X% of income, X income is 44% more than that of Y. What percent Y is income less than X? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया परसेंटेज से। क्वेश्चन बोल रहा है कि X का जो इनकम है वो Y से 44% ज्यादा है। X का इनकम Y से 44% ज्यादा है, तो Y का इनकम X से कितना परसेंट कम है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्वेश्चन बोला एक्स इनकम इज 44% मोर देन वाई इनकम। तो अगर मैं वाई का इनकम 100 मानूं तो एक्स का इनकम 144 हो जाएगा, 425 जा एंड 436 जा। मतलब अगर एक्स का इनकम 36 रुपीज है तो वाई का इनकम 24 है। क्वेश्चन पूछा व्हाट परसेंट वाई इनकम, वाई का कितना लेस है एक्स से, किससे, एक्स से, याद रखना। तो कितना लेस है यहाँ पे, 11 लेस है। तो 11 लेस है किससे, एक्स से, एक्स हमारा कितना है हमारे पास
36। एक्स हमारे पास कितना है? 36। 36 इंटू 100। 4 25 जा और 4 9 जा। 11 को 25 से मल्टीप्लाई करो आप, तो 5 7 2। 275/9। 9 3 जा 27। सी आंसर। बस थोड़ा सा ज्यादा 30। 9 3 जा 27। 30% से हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा। सी आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलजेब्रा से पूछा है क्वेश्चन है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 602 है, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, आपके पास ए माइनस बी गिवन है, और ए क्यू माइनस बी क्यू गिवन है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। अब हमारे पास ए माइनस बी गिवन है, तो हमें सिर्फ ए भी चाहिए। ए भी किससे निकला है यहाँ से? देखो यहाँ पे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 602 है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 602 है। अब अगर मैं यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लूँ, वैसे भी रख सकते हो, कॉमन लेके थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर मैं a माइनस बी कॉमन ले लूँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 602। और ये हमारे पास 2 है। 2 3 जा 6, 0 2 1 जा 2। a माइनस बी कितना हमारे पास? 2 है। 2 का स्क्वायर 4। 4 प्लस 3ab इज इक्वल टू 301। 3ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 301 माइनस का 4, 297। 3ab, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 290। 3 नंबर 27, 3 नंबर, हाँ 99। देखिए हमारे पास ए बी का जो वैल्यू आ गया वो 99 आ गया। और ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया था, तो ए माइनस बी कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 99। 4 प्लस 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 19, 198। 198 प्लस 4, 202 इज करेक्ट आंसर। 202 इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अलजेब्रा का फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन बड़ी आसान से कर सकते हो, नहीं आते तो आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम इन वर्क्स है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द टीम ऑफ ए बी एंड सी was supposed to complete a piece of work. Working alone, A could have completed the same work in 90 days, 190 hours. B could have completed the same work in 285 hours, while C could have completed it in 242 hours. मतलब ए अगर काम करता है तो 190 आवर्स में काम को कंप्लीट कर देगा, अगर बी करेगा 285 आवर्स में करेगा, एंड सी करेगा तो 342 आवर्स में कंप्लीट कर देगा। द ट्राई डिसाइडेड दैट ओनली वन ऑफ द थ्री would work at point of time. In the first cycle of 3 days, A worked for 2 hours, B worked for 2 hours, and C worked for 2 hours. In the second cycle of 3 days, A worked for 4 hours, B worked for 4 hours, and C worked for 4 hours. On the third cycle, the 3 days, A worked for 6 hours, B worked for 6 hours, and C worked for 6 hours. This continued till the piece of work was completed, with each working for 2 hours in a cycle n. The sole expectation being made if necessary in the last cycle, as the work may get completed mid-cycle. What was the total number of days? Oh, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 190 दिन में कर रहा है, बी 285, सॉरी 190 आवर में कर रहा है, बी 285 आवर में कर रहा है, और सी 342 आवर्स में कर रहा है। बट काम हो रहा है, ये लोग साथ में नहीं कर रहा है। एक साइकिल है, पहले दिन ए करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर अगले दिन सी करता है। मतलब ऐसे साइकिल हो रहा है,
एक मैं अगर साइकिल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला दिन ए करता है, फिर अगले दिन बी करता है। पहला दिन ए करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर अगले दिन सी करता है। और काम कितना कर रहा है? ए कर रहा है 2 घंटा, बी कर रहा है 2 घंटा, और सी भी कर रहा है 2 घंटा। फिर अगले दिन 3 दिन का साइकिल बनाया गया। फिर अगले दिन ए काम करता है, फिर बी करता है, और फिर सी करता है। और ये काम कर रहा है 4 घंटे, ये भी 4 घंटे, और ये भी 4 घंटे। फिर अगले साइकिल में फिर ए काम करता है, फिर बी करता है, और फिर सी करता है। अब ये काम कर रहा है 6 घंटे, 6 घंटे, और 6 घंटे। और इसी तरह काम खत्म हो रहा है। मतलब काम एक साइकिल में चल रहा है। अगर फर्स्ट साइकिल है तो 2 घंटे काम कर रहा है, सेकंड साइकिल है तो 4 घंटे काम कर रहा है, थर्ड साइकिल है तो 6 घंटे काम कर रहा है, फोर्थ साइकिल होगा तो 8 घंटे काम करेगा, फिफ्थ साइकिल होगा तो 10 घंटे काम करेगा। और काम इसी तरह से खत्म हो रहा है। तो काम कितने घंटे में समाप्त, कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, मैं थोड़ा सा बात कर, ए अकेला अगर काम करे तो 190 आवर में काम कंप्लीट कर रहा है। अगर बी अकेले काम करे तो 285 डेज आवर में काम कर रहा है, 285 आवर में काम कर रहा है। अगर सी अकेले काम कर रहा है तो 342 आवर में काम कर रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं इसके एलसीएम लेने जाऊं, टोटल वर्क निकालने के लिए, तो मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, ये 90 × 10 है। ये अगर मैं बात करूं 19, 19 से कम 19, और 19 × 5 = 95, 19 × 15 आवर में काम कर रहा है। अगर 19 से कम 19, 19 × 8 = 112 है, ये 19 × 18 डेज में काम कर रहा है। तो अगर मैं इसके एलसीएम लूँ तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम 19, और 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। तो हमारा टोटल वर्क जो आ गया 1710, टोटल वर्क हमारा आ गया 1710। अगर मैं बात करूंगा ए का, तो ए कितने काम करेगा एक घंटे में? 19 × 71, 9। ए एक काम एक घंटा में 9 काम करेगा। अगर मैं बी की बात करूं तो 19 × 9 = 71, 15 × 6 = 90, 6 काम करेगा। अगर मैं सी की बात करूं तो 18 × 5 = 90, 5 घंटे काम करेगा। मतलब ए एक घंटे में 9 काम कर रहा है, बी एक घंटे में 6 काम कर रहा है, और सी एक घंटे में 5 काम कर रहा है। अब यहाँ पे काम कैसे हो रहा है कि फर्स्ट डे ए, जो फर्स्ट डे है, वो ए हमारा 2 घंटे काम कर रहा है, बी हमारा अगले दिन 2 घंटे काम कर रहा है, और सी अगले दिन 2 घंटे काम कर रहा है। तो अगर मैं तीनों मिला लूं तो तीनों एक घंटा में कितने काम करेगा? तो तीनों एक घंटा में 20 काम करेगा। तीनों एक घंटा में 20 काम कर रहा है। इसका मतलब जो तीनों एक घंटा मिलके 20 आवर काम कर रहा है, और दो दो 2 घंटे काम किए, तो 3 दिन में कितने काम हो जाएगा? 3 दिन में कितना काम ए ने, 9, मतलब तीनों मिलके 20 काम कर रहा है, तो 2 घंटे में कितने काम करेगा? 40 काम करेगा। 9, 6, 15, 5, 20, 20। तो तीनों मिलकर एक घंटे में 20 काम कर रहा है, तो 2 घंटे में कितना काम करेगा? तो तीनों मिलकर 2 घंटा में 40 काम करेगा। मतलब फर्स्ट फर्स्ट 3 डे में कितने काम हो जाएगा? 40। तो फर्स्ट फर्स्ट 3 डे में हमारा काम हो गया 40। अब देखो, अगले 3 डेज में, यहाँ पे अगले 3 डेज में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगले 3 डेज में कितने काम होगा? तो तीनों मिलकर एक दिन में 20 का, एक घंटा में 20 काम कर रहा है, और काम कितना कर रहा है? 4 घंटा। तो 24 से 80। अब जो अगले 3 दिन होगा वो 80 काम हो रहा होगा। बात समझ में आ गया होगा? फिर अगले 3 दिन उसके बाद कितना होगा? तो ये पहले 2 घंटे काम किया, फिर 4 घंटे काम किया, और फिर 6 घंटे काम करेगा। और एक घंटे में कितने काम हो रहा है? 20। तो 6 × 2 = 20। तो अगले दिन कितने काम होगा? 120 काम होगा। और अगले 120 काम हो रहा है, और ऐसे ही काम चल रहा होगा। पहले 40, फिर 80, फिर 120, 40 40 काम हमारा क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अभी पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखो, 3 दिन का एक साइकिल है। अगर मैं सीधा निकालने जाऊं
तो जो काम खत्म हो रहा है वो बीच साइकिल में भी हो रहा है। अगर मैं ऑप्शन से जाऊं तो 8 साइकिल 24 दिन हो गया होगा, 9 साइकिल 27 दिन हो जाएगा। और हमारा जो ऑप्शन है वो सारे 25 26 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो 8 साइकिल तो पूरा हो गया और 9वां साइकिल पूरा नहीं हुआ, बीच में भी काम खत्म हो रहा है, क्योंकि आंसर 24 से ज्यादा है और 27 से कम है। तो ये जो काम हो रहा होगा ये 8 दिन तो कंप्लीटली काम हुआ होगा, 8 डेज हमारा कंप्लीटली काम हुआ होगा। तो 8 दिन, जो 8वां दिन होगा, जो 8 डे चल रहा होगा उसमें कितना काम हुआ होगा, तो वहां पे काम हुआ होगा 320। 40 40 बढ़ रहा है। बात समझ आया, पहला दिन 40, पहला साइकिल 3 दिन में 40 कम, फिर अगला साइकिल 3 दिन में 80 कम, फिर अगला साइकिल 3 दिन में 120 कम। तो ऐसे 8वां साइकिल में कितने काम हुआ होगा, 120 हुआ होगा। कितना काम हो गया। थोड़ा सा यहाँ एपी लगा लेते हैं। एपी का जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन कितना हमारा टोटल 8 हो गया। तो 8/2, 8/2 एंड 40 + 3 20, 2 4 8, 4 × 3 60, 400, 4 6 24 का 4 4 12 2 14, 400, 320, सॉरी, ये 40 है, 360, 4 0 4 6 24 का 4 12 2 14, 1440 काम हमारा हो गया। हमारे पास काम था कितना, टोटल वर्क कितना था, तो 1710 काम था, 1710 काम था हमारे पास। यहाँ देखना, 1710 काम था। कितना कम काम कंप्लीट हो गया 8 साइकिल में, तो वन, सॉरी, 1440 काम कंप्लीट हो गया, 0 7 एंड 270 काम अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, 270 काम बचा हुआ है। अब 9 साइकिल में अगर बात करो तो कितने घंटे काम करेगा, एक कितने घंटे काम करेगा, 9 घंटे, सॉरी 18 घंटे। डबल हो रहा है, जब पहला साइकिल में 2 घंटे, दूसरे साइकिल में 4 घंटे, तीसरे साइकिल में 6 घंटे। तो जब 9th साइकिल आया होगा तो कितने घंटे काम किया होगा, 18 घंटे। तो अब 9th साइकिल में ए कितना काम कर रहा है, तो ए जो है हमारा 24 दिन हो चुका है, 24 दिन हो चुका, 8 साइकिल कंप्लीट है। 8 साइकिल कंप्लीट मतलब 24 दिन हमारा काम हो चुका है, 24 दिन काम कंप्लीटेड है। अब 25th डेज ए वापस करने आएगा और ए काम कर रहा है, ए काम कर रहा है 1 आवर में 9 और 18 घंटे काम किया। 8 9 72, 9 9 7 16, 162 काम हो गया। मतलब अगले दिन ए 18 घंटे काम किया होगा और 162 काम कर लिया होगा, मतलब 24 डेज हो चुका है, एक दिन और हो गया और 162 काम हो गया। अब कितने काम रह गए, 10 से 2 गया हमारा 8, 0 1, 108 काम रह गया। अब काम कौन करने आएगा, तो बी काम करने आएगा। और बी एक दिन में कितने काम, एक घंटे में कितने काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। कितने घंटे काम किया है, 18 घंटे काम किया है। तो कितना काम करेगा, तो 18 × 6, और ये 108 होता है। मतलब पूरा का पूरा काम बी करके यहां से चला जाएगा। और काम कितने हुआ, एक दिन और हुआ। तो टोटल टाइम कितने दिन लगे, 26 दिन लगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आंसर इज ए। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन समझना, थोड़ा सा समझ जाओगे कंसेप्ट को तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नहीं तो बहुत ही समझ से, थोड़ा सा समझ जाओगे, ध्यान से पढ़ोगे तो आसान है, नहीं तो थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा ऑप्शन को जरूर हेल्प लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 नेचुरल नंबर आर सच दैट 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द फिफ्थ ऑफ द सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन रेशियो से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे बच्चे छोटी मोटी गलती कर जाता है। तो 3 नेचुरल नंबर आर सच दैट वन थर्ड वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द सेकेंड नंबर। मतलब अगर मैं मान लो फर्स्ट नंबर ए है, सेकेंड नंबर बी है और थर्ड नंबर सी है, तो ए का 1/3 इज इक्वल टू
2/5, 2/5 ऑफ सेकेंड नंबर। देन यहाँ पे A/B हमारा आ जाएगा, 3 2 जा 6/5। मतलब A/B हमारे पास हो जाएगा 6/5। नेक्स्ट, 2/3 ऑफ सेकेंड नंबर, 2/3 ऑफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1/7 ऑफ थर्ड नंबर। सी का नंबर पूछा गया। तो यहां से अगर मैं B/C निकालूं तो 3/14। तो B/C यहाँ आ जाएगा 3/14। अगर मैं कंबाइंड रेशियो निकालूं A, B और C का, 6 5 3 14, 18 15 और 70 आ गया। 18 50 एंड 70। ABC का जो कंबाइंड रेशियो आ गया 18 15 और 7 70। 14 5 70 सही लग रहा है। द सम ऑफ फिफ्थ टाइम्स द सम ऑफ 5 टाइम द थर्ड नंबर एंड द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब यहाँ एक चीज है, यहाँ पे एक बच्चे गलती कर जाता है कई बार। अगर स्क्वायर की बात कर रहा है या क्यूब हो कुछ भी बोलेगा तो हमें के लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये 18 के, ये हमारा हो जाएगा 15 के, और सी हमारा हो जाएगा 70 के। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ 5 टाइम्स द थर्ड नंबर। 5 टाइम्स का थर्ड नंबर का 5 टाइम्स, थर्ड नंबर का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 350, 350 के। एंड हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर के स्क्वायर का हाफ। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 324 का हाफ करोगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 162 के प्लस 162 के स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल टू आपको गिवन है 1348। इसके बराबर 1348 गिवन है। अब यहां से देखो, थोड़ा सा बात करते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है। तो इससे हम करने नहीं जाएंगे। थोड़ा सा बात करते हैं। कौन से नंबर पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है सेकंड नंबर। और हमारे पास सेकंड नंबर क्या है? हमारे पास सेकंड नंबर है 15। सेकंड नंबर हमारे पास 15 है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन में वो आंसर होगा जो 15 का मल्टीपल होगा। क्योंकि सेकंड नंबर पूछ रहा है और हमारे पास सेकंड नंबर कितना है? 15 है। तो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 15 का मल्टीपल नहीं है। ये डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये भी 15 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब आपका या तो आंसर 30 होगा या तो आंसर 15 होगा। कोई एक होगा, एक सही। अगर एक सही तो वही आंसर, अगर एक गलत मतलब उसके दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 30 आंसर सही है। वैसे देखते हैं ये जो रेशियो हमारे पास एबीसी का रेशियो आ रखा है। एबीसी का जो रेशियो है वो 18 15 एंड 70 है। अगर मैं 15 सही मानता हूं, मान लेते हैं कि 15 सही है 1 मिनट के लिए, तो रेशियो यही रह जाएगा। अब ये बोल रहा है कि सम ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर का 5 टाइम्स एंड हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो 18 का स्क्वायर 324, और 324 का आधा, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 350 प्लस 2 एकम 2, 2 छक्के 12 एंड 2 दूना 162। 2 6 5 1 11। ये हमारा आ गया 512। 512 आ गया। बट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1348 आना चाहिए। मतलब हमने जो मान रखा है कि 15 आंसर है वो नहीं है। आंसर एक ही बच गया। मैंने बताया कि ऑप्शन में वो होगा जो 15 का मल्टीपल होगा। तो अगर सी नहीं है तो अपने आप बी हो जाएगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं एक बार। अब ना चेक करो तो भी सही हो जाएगा, बस मुझे आपको दिखाना है इसलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो, अगर 30 होगा, अगर बी 30 होगा, तो मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है 15 में। 15 में आपको 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो जो आपका रेशियो आएगा वो 18। 18 के बदले क्या हो जाएगा आपका? 36। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा रेशियो में इसमें। तो 36, 30 और 140। अब बोल रहा है कि थर्ड नंबर का 5 टाइम्स। तो 140, 140 का 5 टाइम्स प्लस प्लस 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
छः चार एक छत्तीस, छः तिया अठारह, अठारह दोनों, छः चार एक छत्तीस का छः बच गया तीन, छः तिया अठारह, अठारह दोनों छत्तीस, छः बयालीस का दो, नहीं बयालीस तीन पैंतालीस। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालना। 36 का स्क्वायर क्या होगा? 36 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? तो 6 का स्क्वायर, 36 का 6, बच गया तीन, 6 तिया अठारह, अठारह दूना छत्तीस, छत्तीस और तीन 39, बच गया तीन, तीन तिया नौ, नौ तीन बारह, 1296, प्लस हमारा हो जाएगा 1296 का आधा, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 60, 14 पंचे 70, 700, और 700 में आपको ऐड हो जाएगा कितना? 648, 648, 8 4 13, आ गया आंसर हमारा, तो 1348। तो मैंने बताया था सिंपल कि अगर आपके पास सेकंड नंबर, अगर सॉल्व करने जाओ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो कभी नहीं मत जाना, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो सेकंड नंबर पूछा गया था और सेकंड नंबर हमारा क्या था? 15 था। तो आंसर वो होता जो 15 का मल्टीपल है। तो ए और डी हमारा कैंसिल आउट हो गया कि दोनों भी 15 का मल्टीपल नहीं है। बच गया बी और सी, मैंने 15 माना, वो क्वेश्चन को सेटिस्फाइड नहीं किया, इसका मतलब 30 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 20, if 22% of x is equal to 66% of y, then find the value of x is to y। बहुत आसान क्वेश्चन है। x का 22%, x का 22% इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 66% ऑफ वाई। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 11 टू जा 22, 11 6 जा, 2 3 जा 6, तो x अपॉन वाई हमारे पास आ गया 3/1, मतलब 3:1 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था x:y का, हमारा सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज की आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जानकी लिव्स हर होम एवरी डे एट 7:55 a.m. sorry, and reached office at 9:25 a.m. However, one day she left her home at 7:55 a.m. but reached office at 9, sorry, जानकी यहां से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, टाइम एडिशन का है। जानकी अपने घर से ऑफिस जा रही है, वो अपने घर से निकलती है 7:55 a.m. पर, 7:55 a.m. पे निकलती है एंड 9:25 a.m. पे पहुंच जा रही है। ये रोज है इसका, इसका मतलब क्या होता है कि रोज वो 7:55 a.m. पे निकलती है और 9:25 a.m. पे पहुंच जा रही है, तो उसे कितना समय लग रहा है? तो उसे समय लग रहा है 1.5 आवर का समय लग रहा है। सॉरी, 7:55 पे चलना शुरू होता है और 9:25 पहुंच जा रहा है, इसका मतलब होता है उसे समय जो लग रहा है 1 एन। जानकी को 7:55 पे चलती है और 9:25 a.m. पर वो ऑफिस पहुंच जा रही है, इसका मतलब उसे रोज जो समय लग रहा है 1.5 घंटे का समय लग रहा है। उसे कितने घंटे का समय लग रहा है? 1.5 आवर। उसे समय लग रहा है 1.5 आवर का समय लग रहा है, मतलब उसे 3/2 घंटे का समय लग रहा है। अब
जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो आप डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो, आप एक्स मान लो, वाई मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, जो भी आपको क्वेश्चन आंसर सेट करे। तो मुझे यार टाइम दिखाई दे रहा है 3/2 घंटे है, 3/2 आवर है, तो मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस जो इसका है वो 3 किलोमीटर है। मतलब जानकी का घर से ऑफिस का जो दूरी है वो 3 घंटे की, सॉरी 3 किलोमीटर है। अगर 3 किलोमीटर है तो जानकी का स्पीड कितना है? तो 3 किलोमीटर जाने में उसे 1.5 घंटे का समय लग रहा है, 3/2 आवर का समय लग रहा है। 3 से 3 कैंसिल, 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब जानकी का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। और जानकी का जो ऑफिस है वो घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बात समझ में आ गया? अब यहां से क्वेश्चन बोल रहा है वो, वहां से एक दिन क्या होता है, अगले दिन ये हो रहा है कि जानकी अपने घर से 7:55 पर निकलती है, बट जो पहुंच रही है वो 9:20 मिनट 30 सेकंड पे। यहां जो पहुंच रही है वो 9:20 मिनट और 30 सेकंड पे, 9:20 मिनट और 30 सेकंड में पहुंच रहा है। तो देखो जानकी को कितना टाइम लग रहा है यहां से अपने घर से जाने में। रोज तो 1.5 घंटे का समय लग रहा था, आज कितना समय लगा? तो आज जो समय लगा है 7:55 पे चला है और 9:20 पे पहुंच गया। मतलब 1 घंटा 25 मिनट 30 सेकंड। आज जो जानकी को समय लग रहा है वो 1 घंटा 25 मिनट और 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो कितना समय, टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो 1 + 25/60 +30/60 × 60 का समय लग रहा है। 3 × 2 = 60, 5 × 5 = 20, 12, मतलब 1 + 5/12 +1/120 का समय लग रहा है। तो यहाँ कितना समय लग रहा है? अगर मैं इसके एलसीएम 120 ले लूँ तो 120 +12 × 10 = 50 +1, 171/120। 3 4 = 40, 3 × 5 = 15, 3 से 23 के। मतलब जानकी को अगले दिन लग रहा है 57/40 समय। जो जितना समय पहले लग रहा था 1.5 घंटे का, अब जो समय लग रहा है वो 57/40 आवर का समय लग रहा है। अब इसके लिए उसने 3 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। मतलब वो कुछ फर्स्ट पार्ट बोल रहा है जानकी ट्रेवल 3/10 ऑफ द डिस्टेंस एट 6/7 of her usual speed and the rest of the distance at 7/6 of her usual speed। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि ये दो पार्ट का है। जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है इसके अनुसार ये दो पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्ट में चल रहा है। एक चल रहा है, पहला पार्ट बोल रहा है, पहला पार्ट वो बोल रहा है कि जानकी ट्रैवल 3/10। अगर देखो, अगर 3/10 इधर चल रहा होगा, अपने डिस्टेंस का 3/10 इधर चल रहा होगा, तो अदर कितना चल रहा होगा? 7/10 चल रहा होगा। ये बात समझ में आ गया? दो पार्ट में चल रहा है, एक चल रहा है 3/10 अलग स्पीड से, और तो रेस्ट पार्ट अलग स्पीड से। तो अगर पहले पार्ट 3/10 चला होगा तो रेस्ट पार्ट कितना हो जाएगा? 7/10। 10 में 3 यहां बच गया हमारा 7/3। तो ये जो डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस हमारा है 3 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस चला होगा? 3 का 3/10। मतलब डिस्टेंस चला है 9/10। डिस्टेंस चल गया 9/10। और स्पीड क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जानकी ट्रेवल 3/10 ऑफ डिस्टेंस एट ए स्पीड 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अब जानकी का स्पीड है कितना? 2 किलोमीटर पर आवर। जानकी का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और वो जा रही है 6/7 के, तो 2/2 × 6/7, ये हमारा स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड हमारा हो जाएगा 12/7। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, ये 9/10 डिवाइड बाई 12/7, रिवर्स हो जाया करेगा। अगर आगे से मैं सीधा मैं रिवर्स कर दूंगा, तो 9/10 इंटू 7/12, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, 21/40। मतलब फर्स्ट पार्ट जो चला है, फर्स्ट पार्ट में उसे कितना समय लगा उसे, तो 21/40 का समय लग गया। बट नेक्स्ट पार्ट अब ये बोल रहा है, and the rest of distance at 7/6 of its usual speed। तो अब जो जा रहा है, जो डिस्टेंस था ये हो जाएगा, और स्पीड क्या हो जाएगा, 2 का 7/6, 2 का 7/6। तो स्पीड हमारा 2 का 7/6। तो टाइम कितना लगेगा, तो 7 3 जा 21/10, और यहाँ पे मैंने भी बताया था, यहाँ हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो 7 दूना 14, ये हो जाएगा 6/14, 6/14, 7 तिया 21, और 7 दूनी 14, और 2 तिया 6, तो 9/10 आ गया। यहाँ पे टाइम लगा है 21/40 फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में लगा 9/10। तो इसे टोटल टाइम कितना लग गया, तो टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम जो हमारा हो जाएगा, होगा 21/40 और प्लस 9/10। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 40। इसका एलसीएम हमारे पास 40, 21 + 36, 57/40 आ गया। मतलब फर्स्ट वाले पार्ट एकदम सही है, क्योंकि जो सेकंड टाइम जानकी को समय लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 57/40 लग रहा है। और जो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हमारे पास जो टाइम आया है, वो कितना है, 57/40 का आया। बात समझ में आ गया हो? तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो एकदम सही है। ठीक है। अब रह गया हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जानकी ट्रेवल 5/8 ऑफ द डिस्टेंस एट 5/4 हर यूजुअल स्पीड, एंड द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एंड 5/6। अब मैंने आपको समझाने के लिए इतना सा बड़ा किया था, अब मैं इसे ना एक साथ करने की कोशिश करूंगा, एक साथ दोनों हो जाता है। देखो, अगर मैं टोटल टाइम निकालना है, तो पहला बोल रहा है जानकी ट्रेवल 5/8, 5/8 डिस्टेंस चल रहा है। तो डिस्टेंस अगर पहले पार्ट में वो 5/8 चला होगा, अगर 5/8 चल रहा है, यहाँ देखना, 5/8 चल रहा है, तो दूसरी पार्ट में कितना चलेगा, 3/8। यहाँ समझना, मैं सीधा एक लाइन में करूंगा। पहला पार्ट अगर 5/8 चल रहा है, तो दूसरा कितना चला होगा, 3/8। डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस कितना है, 3। टोटल डिस्टेंस कितना है, 3। बात समझ में आ गया। अब स्पीड क्या बोल रहा है, तो पहला जो स्पीड चल रहा है, फर्स्ट पार्ट का जो स्पीड है, वो 5/4 है, 5/4 है। तो देखो 5/4 है स्पीड, देखो 2 का 5/4, तो मैंने बताया था रेसिप्रोकल हो जाएगा करेगा। तो सीधा आप रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 4/2 × 5। सेम, अगर मैं इसकी बात करूंगा, एंड द रेस्ट ऑफ द लाइन इज 5/6, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 5/6, तो 2 का 5/6। तो मैंने क्या बोला इसका, ठीक आपको इसका रिसिप्रोकल कर देना है, तो 6/10। अब यहाँ देखो, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4, प्लस 2 3 जा, सॉरी 3, हाँ 2 4 जा, तो ये आ जाएगा 27/40। 27/40, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे, अगर हम एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। तो 30 + 27, ये आ गया 57/14। मतलब ये भी सही है। सेकंड, अब मैं देखो, हमने जो किया था इतनी सारे ऐसे, मैंने आपको समझाने के लिए किया था, यहाँ पे आपको सीधा ये लाइन करना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हम सीधा एक कंसेप्ट में यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो, एक दो बार वीडियो पीछे आके देख लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप एक लाइन में ही कर सकते हो। तो हमारा पहला स्टेटमेंट भी सही है, और हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट के। देखो थर्ड स्टेटमेंट भी मैं वही करूंगा, सीधा एक साथ ही करने की कोशिश करूंगा। थर्ड बोल रहा है जानकी ट्रेवल 7/9, 7/9 चल रहा है। देखो, अगर 7/9 चल रहा है पहला पार्ट में, तो 3 का 7/9 चल रहा होगा, तो रेस्ट पार्ट कितना चल रहा होगा, 3 का 2/9 चल रहा होगा।
ये डिस्टेंस हो गया। अगर मैं स्पीड की बात करूंगा, अगर मैं स्पीड की बात करूंगा, तो पहला स्पीड है 5/6। तो 10/6 रेसिप्रोकल हो जाएगा, अभी समझाया था। 10/6 है, जो 5/6 है, दो का स्पीड तो दो है, तो 10/6 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/5। सॉरी, कितना स्पीड था एक बार देख लो। 5/6, तो ये हो जाएगा 6/10। हमारा कितना हो जाएगा, 6/10। प्लस इधर की बात किया जाए अगर, हम्म, दूसरे हमारे पास, एंड द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एट 20/3। 20/3 मतलब, टू का 20/3 मतलब 40/3, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 3/40, तो अपोजिट हो जाएगा हमारा 3/40। 3/40 कर दो। थ्री, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 7 2 जा 40, 14/10, प्लस 3 3 जा 9, ये 3 से 3 भी कैंसिल, एंड 2 20 जा, ये प्लस बच गया 1/20। इसके एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। 10 2 जा 14, 2 जा 28, प्लस एक, 29/20 आ गया। ये गलत है, क्योंकि ये किसके बराबर नहीं है, 57/40 के बराबर नहीं है, जो जानकी को अगले दिन का टोटल टाइम लगा है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो आईबी में आया हुआ है। बहुत ही ठीक ठाक था क्वेश्चन, आसान भी था तो टफ भी था, थोड़ा सा मीडियम टाइप का भी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी था। तो आपको इससे एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो आईबी का, तो आपको किस तरीके की क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। आप छोटे क्वेश्चन पे भी ध्यान दोगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे आपको प्रॉपर वे से आपको आना चाहिए मैथ। कुछ क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था, तो आपको पता, शॉर्टकट में ना जाकर थोड़ा सा कंसेप्ट सीखोगे, तो 20 में 20 क्वेश्चन किया जा सकता है। सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लेंदी है, जैसे ये क्वेश्चन एक लेंदी था, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट था। पहला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन से था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मिक्सर के था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। सिंपली जो पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 बार किया गया, 3 बार किया गया, 4 बार हुआ, लगातार इतना बार किया गया, वहां से हटके क्वेश्चन था। थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं इसके अगले चैप क्वेश्चन पेपर लेकर। टोटल 8 पेपर हुआ है। मैं आपको आठों का आठों पेपर कराऊंगा क्लास में, यहीं पे, और सारे बताऊंगा कि पेपर कैसे आ रहा है और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।